जापानी एनीमे एक टाइम था जब ये कुछ खास लोगों तक ही सीमित था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर आज देखिए ये पूरी दुनिया में मतलब मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन चुका है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? मतलब एनीमे इतना पॉपुलर क्यों हो गया अचानक से? आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई आर्टिकल्स और एनालिसिस हैं जो इसकी कला, कहानी, कल्चर और ग्लोबल पहुंच पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, तो इन्हीं सोर्सेज के जरिए समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। एनीमे आखिर है क्या? देखिए, एनीमे मूल रूप से जापानी एनिमेशन है। इसकी एक खास पहचान है इसका विजुअल स्टाइल, रंगों का खूब इस्तेमाल और ऐसे किरदार जिनसे लोग जुड़ जाते हैं इमोशनली। हाँ, इतिहास देखें तो काफी पुराना है, मतलब 1917 की नामुरापुरा गताना जैसी फिल्में थीं। पर असल में मॉडर्न एनीमे की नींव तो कह सकते हैं 1960s में ओसामू तेजुका के एस्ट्रो बॉय ने रखी। अच्छा। और मैंने पढ़ा कि इसके विजुअल स्टाइल पर पारंपरिक जापानी आर्ट का भी असर है, जैसे वो उकियो-ए प्रिंट्स या काबुकी थिएटर। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बोल्ड लाइंस, ड्रामेटिक पोज, एक्सप्रेशंस, ये सब कहीं ना कहीं आपको एनिमे के विजुअल लैंग्वेज में दिखेगा। इंटरेस्टिंग। और सबसे जरूरी बात, जो शायद इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा राज है, वो ये कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत वैलिड है। इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक्शन चाहिए तो नारुतो है, ड्रैगन बॉल जी है, रोमांस, सेलर मून जैसे क्लासिक्स हैं, फिर साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर और यहाँ तक कि स्लाइस ऑफ लाइफ भी, जो रोजमर्रा की जिंदगी दिखाता है। तो मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एग्जैक्टली, हर उम्र, हर टेस्ट के लिए। यही चीज इसे वाइड ऑडियंस देती है। और स्टोरी टेलिंग का तरीका भी तो काफी अलग होता है। कई एनिमे बहुत कॉम्प्लेक्स कहानियों पर फोकस करते हैं, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बड़ा गहरा होता है, ना दुनिया भी एकदम अलग ही बना देते हैं। कुछ तो बहुत सीरियस टॉपिक्स भी उठाते हैं, जैसे वो नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन एग्जिस्टेंशियलिज्म पर, या क्लैनिड रिश्तों पर। बिल्कुल। और सिर्फ कहानी नहीं, उसे दिखाने का तरीका, वो आर्टिस्टिक क्वालिटी, डिटेल्स पर ध्यान देना। जैसे स्टूडियो गिबली। परफेक्ट एग्जाम्पल। स्पिरिटेड अवे या माय नेबर टोटोरो देख लीजिए। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आर्ट है। ये क्वालिटी भी लोगों को खींचती है। ये बात भी है कि एनिमे में अक्सर जापानीज कल्चर, हिस्ट्री, फोकलोर की झलक मिलती है। वो इसे एक यूनिक फ्लेवर देता है, लेकिन साथ ही थीम्स यूनिवर्सल होती हैं। दोस्ती, प्यार, स्ट्रगल, शायद इसीलिए दुनिया भर के लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस कनेक्शन में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मांगा, यानी जापानी कॉमिक्स। अच्छा। ज्यादातर जो हिट एनिमे है ना, आप सोचिए वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल एल्केमिस्ट, ये सब पहले से सुपर सक्सेसफुल मंगास पर बेस्ड है। ओके, तो मतलब कहानी और कैरेक्टर्स पहले से टेस्टेड होते हैं। हाँ, एक तरह से मंगा उन्हें एक मजबूत, वेल डेवलप्ड बेस देता है। तो ये एनिमे और मंगा का जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉपुलैरिटी के लिए एक पावरफुल इंजन की तरह काम करता है। और फिर वो फेज आया जब एनिमे अपनी उस ओटाकू वाली इमेज से बाहर निकला। पहले तो जापान में भी ओटाकू, मतलब जो कट्टर फैंस होते थे, उन्हें थोड़ा अलग समझा जाता था। हाँ, वो स्टीरियोटाइप था। पर अब वो बात नहीं रही, अब तो ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम है। और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने। नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, अब डिज्नी प्लस भी आ गया है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा। इन्होंने एनिमे को दुनिया भर में, मतलब घर घर पहुंचा दिया। आंकड़े देखिए, मई 2022 तक पिछले 2 सालों में ग्लोबल डिमांड 118% बढ़ी। बाप रे, 118%। हाँ, और 2021 में नेटफ्लिक्स के आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने एनिमे देखा था। कमाल है। और ये सिर्फ टीवी पर देखने की बात नहीं है। स्ट्रीमिंग ने फिल्मों के थिएटर रिलीज को भी बहुत बूस्ट दिया है। ऐसा भी कहते हैं कि शायद इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ने एक्शन जॉनर को ज्यादा पुश किया, जिससे पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ी। इकोनॉमिकली भी तो ये बहुत बड़ा हो गया है। अब 2019 में ही करीब $22 बिलियन की इंडस्ट्री थी। बिल्कुल। और सोचिए, पैंडेमिक के बीच भी डीमन स्लेयर जैसी फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हाँ, वो फिनोमिनल था। और फिर इसका फैन कल्चर है, कॉस्प्ले इवेंट्स, मर्चेंडाइजिंग, खिलौने, कपड़े, गेम्स, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक शो नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस बना देते हैं। एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। और भी कई वजह हैं, जैसे इंस्पायरिंग कहानियां, कैरेक्टर्स से वो गहरा इमोशनल कनेक्शन, हाँ, रोजमर्रा की बोरियत से एक एस्केप का मौका, शानदार म्यूजिक, और हाँ, कई लोगों के लिए जापानी कल्चर और लैंग्वेज सीखने का एक मजेदार तरीका भी। ये सब चीजें मिलकर इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाती हैं। तो अगर हम समराइज करें तो एनिमे की इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी के पीछे कई फैक्टर्स हैं।
हर तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट, बेहतरीन आर्ट और कहानी कहने का तरीका, कल्चरल कनेक्शन के साथ यूनिवर्सल अपील, मांगा का सॉलिड बेस और सबसे बड़ा पुश मिला स्ट्रीमिंग से। बिल्कुल। और इस ग्लोबल सक्सेस का एक नतीजा ये भी है कि अब प्रोडक्शन बजट बढ़ रहे हैं, क्रिएटर्स को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिल रही है नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। ये तो अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इंडस्ट्री पर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। जापान में अनुमान है कि सिर्फ 5,000 के करीब ही एनिमे आर्टिस्ट हैं। सिर्फ 5,000 पूरी दुनिया की डिमांड के लिए? हाँ, तो उन पर इस बढ़ती मांग को पूरा करने का जबरदस्त प्रेशर है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अब जब एनिमे इतना ग्लोबल और इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया है, तो ये सोचना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में ये जापान के बाहर, मतलब बाकी दुनिया के एनिमेशन स्टाइल्स और स्टोरी टेलिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए।